हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खालिस्तानियों को लेकर अब कनाडा के प्रधानमंत्री का खुद से आया है बयान। दोस्तों खालिस्तानियों पर एक्शन लेने के बजाय उल्टा भारत को ही गलत ठहरा दिया है पीएम ट्रूडो ने। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे भारत की शिकायत के बाद ट्रूडो ने भारत को ही गलत बताया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां यूएनएससी में भारत की पाकिस्तान को लताड़। जी हाँ दोस्तों, कहा कट्टरता में डूबे देश में बेहतर समाज होना मुश्किल है। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां जापान और नाटो ने बना लिया चीन को घेरने का महाप्लान। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां चीन के बीआरआई के विरोध में भारत एससीओ में नहीं था अकेला, पीएम मोदी का मिला था इस मुस्लिम दोस्त देश का साथ। वो कौन सा मुस्लिम दोस्त है दोस्तों? साथ ही साथ आपको बताएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इन मुस्लिमों ने किया यूसीसी का समर्थन, कहा अब सुधरेगा हमारा भविष्य। सारी जानकारियां दोस्तों आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेनाओं का और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां क्या खालिस्तानियों पर नरम है कनाडा। पीएम ट्रूडो ने गलत बता दिया है भारत सरकार को। जी हाँ दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो ने भारत के दावे से कर दिया किनारा, कहा हमने हमेशा की है आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई। दरअसल कनाडा में इन दिनों लगातार खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ गई हैं। भारत के खिलाफ कई रैलियां की जा रही हैं। कनाडा में खालिस्तानी एक्टिविटी को लेकर भारत ने चिंता जताई। इसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भी सवालों का सामना करना पड़ा है। अब लगातार हो रही आलोचनाओं को लेकर जस्टिन ट्रूडो ने सफाई पेश किया। दोस्तों उन्होंने कहा कि उनके देश ने हमेशा से ही हिंसा की धमकियों को बेहद गंभीरता से लिया। जस्टिन ट्रूडो से मीडिया ने ब्रैम्पटन में हुई एक रैली में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाने वाली झांकी के साथ साथ किल इंडिया के पोस्टर के बारे में सवाल किया। ये टिप्पणी भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा कनाडा में खालिस्तानी समर्थक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों पर विरोध दर्ज कराने के बाद आई है। जब ट्रूडो से पूछा गया कि वोट बैंक की मजबूरियों के कारण उनकी सरकार खालिस्तान पर नरम हो रही है, तो ट्रूडो ने जवाब देते हुए कहा कि वे बिल्कुल गलत है। कनाडा ने हमेशा हिंसा और हिंसा की धमकियों को बेहद गंभीरता से लिया है। हमने आतंकवाद के खिलाफ हमेशा गंभीर कार्रवाई की है और हम हमेशा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा देश बेहद विविधता पूर्ण है, डाइवर्स है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे पास है, लेकिन हम हमेशा ये सुनिश्चित करेंगे कि हम हिंसा और उग्रवाद के सभी रूपों का मुकाबला कर सकें। दोस्तों आपको बता दें, पिछले महीने विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कनाडा सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ा है। अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से भारत को खालिस्तानी धमकी दे रहे हैं दोस्तों, अब ऐसे में भारत की शिकायत के बाद कनाडा की सरकार को, कनाडा के पीएम ट्रूडो को भारत को आश्वासन देना चाहिए कि वो खालिस्तानियों पर कड़ा एक्शन लेंगे। उसके बावजूद दोस्तों इसके उलट उन्होंने भारत को ही गलत ठहरा दिया और भारत के आरोपों को भी गलत बता दिया है। बहरहाल अगर आप भी मानते हैं कि जयशंकर जी ने जो बातें कही थी कनाडा को लेकर बिल्कुल सही है, वास्तव में कनाडा की सरकार वोट की राजनीति करने के चक्कर में इन खालिस्तानियों को कुछ कहती नजर नहीं आ रही है दोस्तों, तो अपनी राय आप लोग अवश्य दीजिएगा। देखते हैं कनाडा की पीएम ट्रूडो को लेकर भारत की जनता की क्या राय है खालिस्तानी मुद्दे पर। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इतना ही नहीं, खालिस्तानी चरमपंथियों के हमलों पर ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग के प्रवक्ता ने कह दिया कि नफरत भरे भाषण, हिंसा बर्दाश्त नहीं करता ये देश। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी चरमपंथियों के हमलों के मद्देनजर ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग के प्रवक्ता ने कहा है कि देश नफरत भरे भाषण या हिंसा को बर्दाश्त नहीं करता है। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ऑस्ट्रेलिया में राजनयिक और कॉन्सुलेट मिशनों और उनके कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वियना कन्वेंशन के तहत हमारे दायित्वों को गंभीरता से लेती है। प्रवक्ता ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ऑस्ट्रेलिया में विदेशी मिशनों और उनके कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वियना कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को गंभीरता से लेती है। और एक तरफ दोस्तों ये कनाडा है जो उल्टा भारत को ही गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया जिम्मेदारी लेने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी उपद्रवी ऑस्ट्रेलिया में बच नहीं सकता। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां यूएनएससी में भारत की पाकिस्तान को तगड़ी वाली लताड़, कहा कट्टरता में डूबे देश में बेहतर समाज मुश्किल। जी हां, भारत ने सशस्त्र संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की बहस के दौरान पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। राजनीति से प्रेरित और जहरीली टिप्पणियों के लिए पाकिस्तान की आलोचना करते हुए भारत ने कहा कि जो लोग कट्टरता में डूबे हुए हैं उनके लिए बहुलवादी समाज को समझना मुश्किल होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में
काउंसलर आशीष शर्मा की तीखी प्रतिक्रिया बुधवार को सशस्त्र संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में सामने आई। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने इस दौरान जम्मू और कश्मीर पर टिप्पणी की थी। जी हाँ दोस्तों, अकरम ने कहा कि ये एक विसंगति है कि सशस्त्र संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की हालिया रिपोर्ट में भारत को शामिल नहीं किया गया है। उनकी इस टिप्पणी को लेकर शर्मा ने कहा, मुझे मेरे देश के खिलाफ एक प्रतिनिधि मंडल की तरफ से की गई राजनीति से प्रेरित और कुछ तुच्छ टिप्पणियों का भी जवाब देना चाहिए। मैं उन पर प्रतिक्रिया देकर भारत पर उनकी जहरीली टिप्पणियों को प्रतिष्ठित नहीं करूंगा, क्योंकि जो लोग कट्टरता में डूबे हुए हैं उनके लिए बहुलवादी समाज को समझना मुश्किल होगा। शर्मा ने कहा कि भारत इन तुच्छ टिप्पणियों की निंदा करता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां जापान और नाटो ने बना लिया चीन को घेरने का महाप्लान, ड्रैगन पर कसेगी नकेल। जी हाँ दोस्तों, कैसे बता दें, नाटो ने जापान में ऑफिस खोलने के समझौते के साथ ही चाइना के खिलाफ रणनीतिक घेराबंदी तेज कर दी है। दोनों पक्षों के बीच सहयोग को लेकर दस्तावेजी प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अगले हफ्ते लिथुआनिया की राजधानी विनियस में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी आधिकारिक घोषणा भी की जा सकती है। ये एशिया में नाटो का अपनी तरह का पहला ऑफिस होगा। इससे नाटो को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया के साथ समय समय पर सहयोग करने की सुविधा भी मिलेगी। नाटो के ऑफिस से जापान को चीन और रशिया से बढ़ते खतरों से निपटने में काफी सहायता मिलेगी। जापान को उत्तर कोरिया से भी हमले का खतरा है। ऐसे में नाटो की मौजूदगी जापान की सुरक्षा को मजबूत करेगा। निक्केई एशिया ने यूरोपीय और जापानी स्रोतों के हवाले से बताया है कि इंडिविजुअली टेलर्ड पार्टनरशिप प्रोग्राम में 3 रणनीतिक लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 16 सहयोग क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में इस खबर के बाद चाइना को तो तगड़ी वाली मिर्ची लगनी लाजमी है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां तालिबान में फिर सिर कुटोवल, हक्कानी और कंधारी गुट भिड़े। अब अफगानिस्तान का क्या होगा? जी हाँ, अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज तालिबान में जमकर खींचतान मची हुई है। हक्कानी और कंधारी गुट एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते हैं। हक्कानी गुट का नेतृत्व तालिबान सरकार में गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी कर रहा है, जबकि कंधारी गुट की कमान मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद यूसुफ के हाथ में है। तालिबान के इस आंतरिक सत्ता संघर्ष से अफगानिस्तान के और ज्यादा अस्थिर होने का खतरा पैदा हो गया है। अफगानिस्तान का नागरिक तालिबान के कब्जे के बाद सही मुफलिसी की जिंदगी जी रहे हैं। अफगानिस्तान में ना तो दवाइयां हैं और ना ही पर्याप्त अनाज, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का बुरा हाल है। तालिबान शासन महिलाओं के खिलाफ लगातार प्रतिबंधों का ऐलान कर रहा है। सिराजुद्दीन हक्कानी के नेतृत्व वाला हक्कानी गुट अमीर खान मुत्ताकी को हटाना चाहता है। मुत्ताकी तालिबान सरकार में कार्यवाहक विदेश मंत्री है। हक्कानी गुट चाहता है कि तालिबान नियंत्रित सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे अनस हक्कानी को नया विदेश मंत्री चुना जाए। हालांकि कंधारी गुट शुरू से ही हक्कानी को तालिबान के लिए खतरे के तौर में देखता है और यही कारण है कि कंधारी गुट अनस हक्कानी को नया विदेश मंत्री नियुक्त करने में झिझक रहा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर आपको बताते हैं, जहां पर कंगाल पाकिस्तान की सेना का खस्ता हाल, टैंकों को चलाने के लिए भी नहीं बचा तेल, युद्धाभ्यास किए गए कैंसिल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट में फंसा है और उस पर विदेशी कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। इसके बीच ही एक ऐसी खबर आ रही है कि जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की परेशानी को बढ़ा सकती है। यूरेशियन टाइम्स की तरफ से बताया गया है कि पाकिस्तान की सेना ने ईंधन की कमी के कारण इस साल दिसंबर तक सभी सैन्य अभ्यास कैंसिल कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से वेबसाइट ने बताया कि सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग ने सभी फील्ड फॉर्मेशन और हेडक्वार्टर्स को एक चिट्ठी लिखी और इसी चिट्ठी में दिसंबर तक सभी अभ्यास को कैंसिल करने की बात कही गई है। जो पहली वजह इसमें बताई गई है, उसके मुताबिक रिजर्व फ्यूल और जरूरी साजो सामान की कमी है। सैन्य दृष्टि से रिजर्व फ्यूल वॉर रिजर्व से अलग होता है। वॉर रिजर्व विशिष्ट अवधि के दौरान आवश्यक हथियार और ईंधन के लिए होते हैं, जबकि रिजर्व फ्यूल आमतौर पर आंतरिक सैन्य अभ्यास और युद्ध अभ्यास के लिए होते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक एक पाकिस्तानी T-80 टैंक हर किलोमीटर पर 2 लीटर तेल की खपत करता है। इसीलिए ही पाकिस्तान ने सभी बख्तरबंद और मशीनाइज्ड वॉर एक्सरसाइज को कैंसिल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय महंगाई आसमान छू रही है। इस वजह से नागरिकों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, यानी कि जनता से लेकर के सेना पूर्ण रूप से परेशान है दोस्तों। और शहबाज विदेशों की यात्रा करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन पाकिस्तान की हाल इतनी खस्ता होने के बावजूद भी दोस्तों उसका बल जाता दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान और शहबाज सरकार भारत के खिलाफ ही बोलते आते हैं दोस्तों, ऐसा लगता है न जाने कितना बड़ा
बड़ा सुपर पावर कंट्री होगा पाकिस्तान, लेकिन रियलिटी में जीने की कोशिश नहीं कर रहा पाकिस्तान और इसी वजह से आज लगातार डूबता जा रहा है। चलते अगली खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई पाकिस्तान और खालिस्तानियों के चालों को समझ सके और अपनी सुझाव भारत सरकार को दे सके कमेंट के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां ब्रिक्स में नए देशों के स्वागत पर अड़े चाइना और भारत आखिर क्यों ड्रैगन की विस्तार नीति के विरोध में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको बता दे, ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका वाला संगठन अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संगठन का एक सम्मेलन होना है। चाइना चाहता है कि इस संगठन में अर्जेंटीना, मिस्र, इंडोनेशिया, यूएई, सऊदी अरबिया, अल्जीरिया, बांग्लादेश और ईरान जैसे देशों को भी जगह मिले, लेकिन भारत और ब्राजील को इससे आपत्ति है। मंगलवार से इस संगठन के विस्तार पर चर्चा के लिए एक मीटिंग भी शुरू हुई है, जिसमें इसका विस्तार एजेंडे का मुख्य बिंदु है। चाइना और भारत की तरफ से इसे बढ़ाने को लेकर अहम बयान दिए गए थे। चाइना ने पिछले साल कहा था कि उसकी मंशा नए सदस्यों को शामिल करने की है, मगर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पिछले महीने कहा था कि इस प्रक्रिया पर अभी भी कार्य जारी है। उन्होंने कहा था कि मानदंडों और प्रक्रियाओं पर विचार विमर्श की जरूरत है। ब्राजील की फंडाकाओ गेटुलियो वर्गास यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर ओलिवर स्टूएन केल ने कहा कि भारत की चिंता ये है कि इसका विस्तार किस हद तक होगा। उनका कहना था कि अभी ये देखना होगा कि क्या उस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा या नहीं। चीन विस्तारित ब्रिक्स का सबसे मजबूत समर्थक है और उसके बाद रशिया का नंबर है। इस बीच भारत और ब्राजील दोनों को ही चिंता है कि अगर इसका विस्तार हुआ तो वो एक बड़े समूह पर अपना प्रभाव खो देंगे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत की चिंता जायज है तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जहां चाइना के BRI के विरोध में भारत SCO में नहीं था, अकेला PM मोदी को मिला था इस मुस्लिम दोस्त देश का साथ। जी हां दोस्तों, मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO सम्मेलन का आयोजन हुआ। ईरान इस बार संगठन का नया सदस्य बना है। सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने फेवरेट प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का भी जिक्र किया, लेकिन इसे कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। हांगकांग से निकलने वाले अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक जिनपिंग की तरफ से BRI की बात को आगे बढ़ाने के बावजूद भारत ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। भारत के अलावा ईरान की तरफ से भी जिनपिंग की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। जिनपिंग ने सम्मेलन के दौरान कहा था कि BRI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार और निवेश को आसान बनाएगा। साथ ही BRI में बेहतर तालमेल की अपील की। इसके बाद जो साझा बयान जारी किया गया उससे पता लगता है कि भारत और ईरान ने जिनपिंग की BRI नीति का समर्थन नहीं किया है। लांजू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर झू योंग बियाओ ने कहा कि 2017 में भारत के पूर्ण सदस्य के रूप में SCO में शामिल होने के बाद से ये ऐसा बयान है। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूक्रेन में युद्ध खत्म करने में अहम रोल निभा सकता है भारत। जी हां दोस्तों, भारतीय नहीं बल्कि अमेरिका के नेता का सबसे बड़ा बयान आपको बता दें। यूक्रेन में अमेरिका की राजदूत ब्रिजेट ए ब्रिंक ने बुधवार को कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर बढ़ते कद और G20 की मौजूदा अध्यक्षता के साथ यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने में अहम योगदान दे सकता है। कुछ भारतीय पत्रकारों के लिए एक विशेष ऑनलाइन ब्रीफिंग में ब्रिंक ने कहा कि विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत का नेतृत्व अहम है तथा ग्लोबल साउथ पर युद्ध के विपरीत प्रभाव को लेकर नई दिल्ली की बढ़ती चिंता इस बात की जमीन तैयार करती है कि वो संकट को कम करने में भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका स्वतंत्रता और लोकतंत्रों का समर्थन करने के लिए भारत समेत दुनिया भर में अपने साझेदारों और सहयोगियों के साथ काम करने की उम्मीदें रखता है। ब्रिंक ने कहा कि कीव यानी यूक्रेन की राजधानी से हर दिन मैं दो चीजें देखती हूँ, जंग के विनाशकारी प्रभाव तथा यूक्रेनी लोगों की क्षमता और जुझारूपन। राजदूत ने कहा कि वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत की आकांक्षाएं और G20 की एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य थीम के जरिए सामूहिक कार्रवाई का उसका आह्वान उस भावना को दर्शाता है जो शांति को हासिल करने के लिए जरूरी है। ब्रिंक ने कहा कि इस साल G20 की अध्यक्षता के साथ आपके देश का नेतृत्व वैश्विक घटनाक्रमों को आकार देने के लिए अहम है, जिसमें यूक्रेन जैसे स्थान भी शामिल है। यानी कि दोस्तों, ब्रिंक ने क्लियर कहा है कि रशिया यूक्रेन युद्ध को अगर पूरे विश्व में कोई देश शांत करा सकता है, कोई व्यक्ति शांत करा सकता है, तो वो है नरेंद्र मोदी और भारत। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भारत की जमकर सराहना की और भारत पर पूरा भरोसा जताया है कि भारत अगर इसमें इंटरेस्ट दिखाए तो इस युद्ध को भारत समाप्त कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि वास्तव में भारत का आज हर कोई लोहा मानता है तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री प्रचंड नहीं छोड़ेंगे अपना पद, उनके करीबी सहयोगी ने की पुष्टि। विपक्ष ने मांगा इस्तीफा। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड पद नहीं छोड़ेंगे। इसकी पुष्टि उनके करीबी सहयोगी ने गुरुवार को की है। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की इस टिप्पणी ने नेपाल में हंगामा खड़ा कर दिया है कि यहाँ बसे एक भारतीय कारोबारी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का एक बार प्रयास किया था। विपक्ष ने इस टिप्पणी को लेकर प्रचंड के इस्तीफे की मांग की है। संचार एवं IT मंत्री और सरकार की प्रवक्ता रेखा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री यहाँ रोड्स टू द वैली द लीगेसी ऑफ सरदार प्रीतम सिंह इन नेपाल पुस्तक के विमोचन समारोह के दौरान सरदार प्रीतम सिंह के बारे में अपनी टिप्पणी को लेकर इस्तीफा नहीं देंगे। प्रचंड ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि नेपाल में परिवहन उद्योग से जुड़े अग्रणी कारोबारी सरदार प्रीतम सिंह ने नेपाल भारत संबंधों को मजबूत करने में विशेष और ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे का दिखने लगा असर। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी के खिलाफ बाइडेन सरकार का बड़ा कदम। बता दें, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका का राजकीय दौरा किया था, जहां उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की थी। पीएम मोदी जी के इस दौरे का असर दिखना शुरू हो गया है। अमेरिका ने मुंबई के आतंकी हमले के आरोपी के खिलाफ अहम कदम उठाया है। बाइडेन सरकार ने कैलिफोर्निया की एक अदालत से पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी और मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा द्वारा दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करने का आग्रह किया है। साथ ही दोहराया है कि उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए, जहां वो 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में संलिप्तता को लेकर वांटेड है। अमेरिका की एक अदालत ने 62 वर्षीय राणा को भारत प्रत्यर्पित किए जाने की मई में मंजूरी दे दी थी। राणा इस समय लॉस एंजलिस स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में हिरासत में है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर बता दें आपको, जहां एंटनी ब्लिंकन ने की दलाई लामा की जमकर तारीफ। कहा उनकी दयालुता और विनम्रता दुनिया भर के कई लोगों के लिए प्रेरणादायक है। जी हाँ, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को भारत स्थित तिब्बती आध्यात्मिक नेता को उनके 88वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए कहा कि दलाई लामा की दयालुता और विनम्रता दुनिया भर में कई लोगों के लिए प्रेरणा है। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि अमेरिका तिब्बतियों की भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति अटल है, जिसमें बिना किसी हस्तक्षेप के वे अपने धार्मिक नेताओं को स्वतंत्र रूप से चुनने और सम्मान करने की क्षमता भी शामिल है। उन्होंने कहा, मैं परम पूज्य दलाई लामा को उनके 28वें यानी 88th जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह तिब्बती समुदाय के लिए एक शुभ दिन है। ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि दलाई लामा की दयालुता और विनम्रता दुनिया भर में कई लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है और मैं शांति और अहिंसा के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता की गहरी प्रशंसा करता हूं। बहरहाल दोस्तों, बी लेटेड ही सही, लेकिन दलाई लामा को आप लोग भी कमेंट के माध्यम से हैप्पी बर्थडे जरूर कहते हैं। चलिएगा अगली खबर की बात करें, जहां बेलारूस से वापस रशिया पहुंचा वेगनर का बॉस प्रिगोजिन। क्या पुतिन से हो गई है सुलह? आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने वाला वेगनर समूह का बॉस येवगेनी प्रिगोजिन वापस रशिया चले गए हैं। उनके रशिया लौटने की पुष्टि खुद बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने किया है। लुकाशेंको ने कहा कि रशिया के वेगनर समूह का विद्रोही प्रमुख अब बेलारूस में नहीं है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वेगनर लड़ाके भी बेलारूस छोड़कर रशिया चले गए हैं नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रिगोजिन का ये नया स्टंट क्रेमलिन के खिलाफ उनके अल्पकालिक विद्रोह के बाद रूसी अधिकारियों के साथ हुए समझौतों की पूरी तरह से अवहेलना है। दरअसल 27 जून को वेगनर प्रमुख प्रिगोजिन ने विद्रोह के बाद हुए समझौते में सहमति जताई थी कि वो उत्पीड़न से बचने के लिए रशिया छोड़ देंगे और बेलारूस में निर्वासन में रहेंगे। रशिया और वेगनर प्रमुख के बीच ये समझौता बेलारूस के राष्ट्रपति की मध्यस्थता में हुआ था। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत और चीन के बीच अखाड़ा बन गया अफ्रीका ड्रैगन की खजाने पर नजर, तो जयशंकर जी ने भी कस ली अपनी कमर। बता दें, तंजानिया का एक छोटा सा टापू देश जंजीबार पूर्वी मध्य अफ्रीका से इसकी दूरी करीब 35 किलोमीटर है। हिंद महासागर पर स्थित इस द्वीप की रणनीतिक अहमियत काफी ज्यादा है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी इस समय इस द्वीप के दौरे पर हैं। जंजीबार वो जगह है जिस पर चाइना की भी नजरें हैं। न केवल जंजीबार बल्कि पूरा अफ्रीका ही इस समय चाइना की लालच भरी निगाहों में शामिल हो गया है। इसकी वजह है यहाँ पर मौजूद वो खजाना जो न केवल चाइना को बल्कि पूरी दुनिया को माला माल कर सकता है। जी हाँ, जयशंकर जी का तंजानिया दौरा भारत की तरफ से उठाया गया वो रणनीतिक कदम है जो यहाँ पर बढ़ते चीनी प्रभुत्व को कमजोर कर सकता है। अफ्रीका दुनिया की वो जगह है जहाँ पर दुनिया का 40% सोना और 90% तक क्रोमियम और प्लेटिनम मौजूद है। प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोबाल्ट, हीरे और यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार अफ्रीका में ही है। सोने और हीरे की खदानों के लिए अफ्रीका पूरी दुनिया में मशहूर है। चीन अब दुनिया में मिनरल्स की तलाश में लग गया है। चाइना में तांबा, जस्ता, निकिल और कई और मिनरल्स की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। चीनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी प्रमुख खनिजों की सप्लाई में अफ्रीका बड़ी भूमिका अदा कर रहा है।
अब ऐसे में जयशंकर जी ने भी अपनी कमर कस ली है दोस्तों, और देखिए कोई ना कोई भारत के लिए बड़ा ऑफर लेकर जरूर आएंगे दोस्तों, बड़ी खुशखबरी लेकर जरूर आएंगे। ऐसे में ऑल द बेस्ट जयशंकर जी, कहना मत भूलिएगा आप लोग। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां 14 जुलाई को लॉन्च होगा चंद्रयान 3। इसरो ने किया तारीख का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने बृहस्पतिवार को घोषणा की है कि चंद्रयान 3 मिशन का प्रक्षेपण 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। इसरो का नया प्रक्षेपण यान LVM-3 चंद्र मिशन को अंजाम देगा। इसरो ने ट्वीट किया है कि चंद्रयान 3 LVM-3 M4 चंद्रयान 3 मिशन के प्रक्षेपण की घोषणा प्रक्षेपण अब 14 जुलाई 2023 को अपराह्न 2:35 पर श्रीहरिकोटा से निर्धारित हो। जी हाँ दोस्तों, इस बीच अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख S सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के तहत इसरो 23 अगस्त या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। चंद्रयान 3 मिशन चंद्र रेजोलिथ के थर्मोफिजिकल गुणों, चंद्र भूकंपीयता, चंद्र सतह, प्लाज्मा, वातावरण और लैंडर के उतरने के स्थल के आसपास के क्षेत्र में मौलिक संरचना का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरण लेकर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को ऑल द बेस्ट ऑफ लक जरूर कहिएगा दोस्तों, और उनको आशीर्वाद दीजिए ताकि हर भारतीयों का दुआएं उनको लग सके और ये मिशन सक्सेसफुल हो सके। जी हाँ दोस्तों, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो भारत का सुपर पावर बनना और भारत का पूरे विश्व में नाम होने से कोई नहीं रोक सकता। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी खबर। इन मुस्लिमों ने किया इसका समर्थन, कहा बाकी दलों ने हमसे बिछवाई दरी, अब सुधरेगा हमारा भविष्य। जी हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता को लेकर बहस और तैयारियां दोनों ही तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक संसद के मॉनसून सत्र में सरकार इसको लेकर बिल ला सकती है। कई विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, तो वहीं इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी AIMPLB ने भी इसके विरोध का लोगों से आह्वान किया है। वहीं इस बीच पसमानदा समाज के मुस्लिमों ने इसे मोदी सरकार के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला कदम बताया है। पसमानदा मुस्लिमों ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि इन पार्टियों ने हमेशा हमें दरी बिछाने तक ही सीमित रखा है, जबकि मोदी सरकार ने हमेशा पसमानदा मुसलमानों के जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। 2024 में मोदी से अच्छा विकल्प देश में कोई दूसरा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस जारी है। कई मुस्लिम संगठन लगातार इसके विरोध में है। इसी बीच बाराबंकी में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाजन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किए जाने के लिए मुसलमानों से अपील की है। उनका कहना है कि UCC PM नरेंद्र मोदी की देश के लिए एक अच्छी पहल है। अब देश में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून की आवश्यकता भी है। समान नागरिक संहिता से पसमानदा समाज के मुस्लिमों का भी भविष्य सुधरेगा। बहरहाल दोस्तों, क्या आप लोगों का समर्थन है UCC पर? क्या UCC पूरे भारत में लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। इसका इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें चोरी के लिए हाथ कटवाना, खान सर ने UCC पर मौलानाओं की लगाई क्लास, बताई विरोध की वजह। दरअसल समान नागरिक संहिता पर जाने माने यूट्यूबर खान सर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने UCC का विरोध करने वाले मुसलमानों, खास तौर से मौलानाओं को आईना दिखाया है। UCC के पक्ष में उन्होंने जोरदार दलील रखी, साथ ही याद दिलाया कि कैसे मौलाना और मौलवियों ने सुविधा के लिए दंड के मामले में शरिया कानून से दूरी बनाकर IPC को मान लिया। खान सर ने कहा कि तब उन्हें इस्लाम खतरे में नहीं दिखता है। बड़े तल्ख लहजे में उन्होंने ये बातें कही। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार UCC को जरूर लागू करेगी। अगली खबर की बात करें, जहां पर मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी या मिलेगी राहत। आज गुजरात हाई कोर्ट सुनाएगा इसका फैसला। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आया फैसला बरकरार रहेगा या उन्हें इस मामले में राहत मिल जाएगा, इसका फैसला आज होने जा रहा है। गुजरात हाई कोर्ट इस मामले में आज फैसला सुनाएगी और ये फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा। दोस्तों, मानहानि के इस केस में आदेश के साथ ही सुबह गुजरात हाई कोर्ट अपने कामकाज की शुरुआत करेगी। अंतिम खबर आपको बता दें, जहां अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण समय से पूरा होने पर फंसा पेच, बनाने वाली कंपनी के सामने आई ये दिक्कत। अफसरों को पत्र बता दें, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ अगले साल जनवरी में करने की तैयारी है। दिसंबर तक पहले तक तल्ले का काम पूरा करने का टारगेट लेकर यहाँ पर कंपनी काम कर रही है, लेकिन काम को लेकर एक पेच फंस गया है। कंपनी ने कानपुर स्थित नौबस्ता हमीरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात परिवर्तन किए जाने के कारण मंदिर निर्माण के लिए जरूरी सामग्री की आपूर्ति बाधित होने की शिकायत की है। उसने जिला प्रशासन को पत्र लिखा है और साफ कहा है कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो राम मंदिर का निर्माण निर्धारित समय से पूरा नहीं हो सकेगा। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण समय से हो पाएगा तो कमेंट में जय श्री राम जरूर कहिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ
हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों में, भाइयों बंधुओं में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत।